हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई हमारी जो सबसे पहली अपडेट आती है ना भाई, वो थोड़ी सी शॉकिंग है बट अंडरस्टैंडेबल है अगर तुम इसको एक सही पर्सपेक्टिव से देखोगे, और इसीलिए तो तुम ये वीडियो देखते हो और यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जूल्स कुंडे और बार्सिलोना की, तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो चीजें थोड़ी सी पलटी हैं, बदली हैं, और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर स्टोरी में ना थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स आया है। अब इस स्टोरी का जो ओरिजिन है वो आती है यहाँ पर रेलोवो की रिपोर्ट, जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि भैया देखो, सीधी सी बात है, जूल्स कुंडे अपनी पोजीशन और अपने गेम स्टाइल से खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं तुम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब देखो, यहां पर लोग पर्सपेक्टिव में थोड़ा गलत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो, ऑफ कोर्स अगर हम बार्सिलोना के डिफेंसिव रिकॉर्ड की बात करें, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट्स द बेस्ट। अगर हम टॉप 5 यूरोपियन लीग्स की बात करें, और ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि भैया अगर हम जॉर्डी एल्बा / बाल्डे की बात करें, क्रिस्टेंसन, अराउवो और जूल्स कुंडे, ऐसे में इन चारों के फ्यूचर को लेके, या फिर मैं ter Stegen, पांचों के ही फ्यूचर को लेके जरा सी भी मस्तीखोर होती है तो ऐसे में बार्सा फैंस थोड़े से हो जाते हैं, मतलब वो आते हैं कि तो ऐसे में समझ में आता है कि भैया देखो, लेकिन तुम इस चीज को इस तरीके से भी देखो कि जूल्स कुंडे जब बार्सिलोना आया था तो एज ए सेंटर बैक लाया गया था, और उसमें उस चीज को प्रॉमिस किया गया था कि भाई सेंटर बैक ही वो तेरी पोजीशन है जहां पर तू एक्सेल करेगा, और यही तो तेरी पोजीशन है जहां पर तू खेलता है। अब क्रिस्टेंसन को लिया और क्रिस्टेंसन इतना बेहतरीन परफॉर्म कर गया, और राइट सेंटर बैक पे ये भी परफॉर्म कर गया। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जूल्स कुंडे ने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कि देखो भैया, जो मैनेजर कहता है भाई हम तो वो करेंगे, लेकिन ये मेरी पोजीशन नहीं है और मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। हाउएवर उसने ये चीज़ कंफर्म किया कि भाई ज़ावी जब तक कहेगा मैं तो तब तक खेलता रहूँगा। अब इस सारी सिचुएशन का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि ऐसे में ज़ावी को पता है कि भैया देखो, इसको रीअश्योरेंस देने पड़ेगा और इसको बताना पड़ेगा कि ये सेंटर बैक आने वाले टाइम में खेलेगा। बट देन अगर आप बैक ऑफ द माइंड से सोचोगे कि क्रिस्टेंसन और अराउवो के आगे कैसे आएगा, वो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना ही क्रिस्टेंसन ड्रॉपेबल है और अराउवो तो आपका नया कैप्टन है। अब ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि भैया जूल्स कुंडे को बार्सिलोना इस बार कैश इन कर सकती है, और इसके पीछे पर्टिकुलरली 2 रीजन है। सबसे पहले तो देखो, उनकी इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ पर अंसु फाटी के लिए 75 मिलियन का ऑफर आना बहुत मुश्किल है। उसके बाद रफीनिया की बात करें, वो बार्सिलोना में रुकने के लिए डिटरमिन्ड है। उस्मान डेम्बेले को बेचना नहीं चाहते, मेसी को लेके आना है और भी प्लेयर्स लेके आने। तो ऐसे में जूल्स कुंडे सरप्राइजिंग है, लेकिन आपको बड़ी मछली है फ्रैंकी डियोंग जैसी, लेकिन डियोंग को भी जाने नहीं देना चाहते, और मोरसो सर्जियो बुस्केट्स के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जो दूसरा रीजन है वो थोड़ा लॉजिकल और ज्यादा लॉजिकल है और ज्यादा यहाँ पर रैशनल है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि काफी लोग ये कहते हैं कि अगर जूल्स कुंडे पे कैश इन कर देते हैं, जो कि रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 90 मिलियन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कम से कम ये 30-40 मिलियन में योहान फोइथ को ले आएंगे, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव भी हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर आपके पास एक परफेक्ट सिस्टम बन जाएगा, जिसमें आप फोइथ को भी ले आओ और आप एक यहाँ पर सेंटर बैक भी ले आओ, इसमें इनिगो मार्टिनेज तो ऑलरेडी आ भी चुका है। नाउ क्या ये सच है? अब देखो, हाल ही में जेरार्ड रोमेनो ने ये चीज कहा कि देखो, ये तो मानती है बार्सिलोना कि भैया ऐसी चीजें अराइव होने वाली हैं, सिचुएशन ऐसी उठेगी, लेकिन फिर वो ये भी मानता है कि कहीं ना कहीं इसमें उसके एजेंट का भी खेल है। वो यहाँ पर इसकी सैलरी बढ़ाना चाहता है, जो कि मेरे को बहुत अनलाइकली लगता है। अनलाइकली हो रहा है, क्योंकि बार्सा की इकोनॉमिक सिचुएशन इस चीज को नहीं परवड़ सकती। ऐसे में यहाँ पर देखना पड़ेगा भी जूल्स कुंडे के साथ क्या होता है। और आई नो पिछली बार चेल्सी बार्सा का सीन हुआ था, लेकिन क्या जूल्स कुंडे के लिए इस बार भी यहाँ पर हाइप है उस ट्रांसफर मार्केट में सेंटर बैक की? हो सकती है, वाई नॉट। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड पे किम मिन जे पे जा रही है, जिसके आगे हम बात करेंगे। और अगर हम यहाँ पर PSG की बात करें तो खैर उनको तो सब में इंटरेस्टेड होता ही है, तो देखना पड़ेगा। खैर जाने को तो देखो, चेल्सी भी जा सकती है, वाई नॉट, क्योंकि उनके पास थियागो सिल्वा का रिप्लेसमेंट चाहिए उनको। यहाँ पर कूलीबाली का देखना पड़ेगा, और उनके भाई चालो मतलब क्या ही, उनको भी यहाँ पर एक चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर बादियाशीली के अगेन, और यहाँ पर वेस्ले फोफाना की बात देखते हैं तो यहाँ पर सिस्टम बिठा सकते हैं, बट हु नोज बार्सिलोना आगे क्या स्टेप लेगी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर विनीसियस रेवोल्यूशन की, तो भाई इस विनीसियस रेवोल्यूशन के सबसे पहले मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि चीजें कितनी सारी हो गई, और तुम समझना कि भैया लौंडा यहाँ पर क्या करने के चक्कर में है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर है कि विनीसियस का रेड कार्ड अब रिवोक कर दिया गया है, और जो लैंग्वेज यूज की गई है उस पूरे ऑफिशियल स्टेटमेंट में वो भी काफी बड़ी है। यहाँ पर उन्होंने ये चीज कंफर्म किया है कि देखो भैया, जो रेफरी उसने बहुत बड़ी गलती करी है, और क्योंकि रेफरी ने बहुत बड़ी गलती करी है, रेफरी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी नलिफाई कर दिया गया, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता। यहां पर उसको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई गई थी, और इसलिए हम यहां पर रेड कार्ड को रिवोक कर रहे हैं। अब देखो, आपको समझना पड़ेगा, काफी लोगों ने इस चीज पे ज्यादा ब्लेम नहीं करा था कि विनीसियस को रेड कार्ड क्यों दे दिया, बल्कि काफी लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने इस चीज पे ब्लेम करा था कि सिर्फ विनीसियस को ही क्यों रेड कार्ड दे दिया था। मतलब अगर आप पूरी पिक्चर को देखोगे तो आप पहले इस कंक्लूजन पे आओगे कि जिसने विनीसियस को चोक किया उसको रेड कार्ड दे दो, और फिर जो विनीसियस ने हाथ मारा, चाहे एक्सीडेंटली चाहे इंटेंशनली, आप उसको रेड कार्ड दे दो।
लेकिन यहाँ पर देखो, तुमको पता है कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो रही है और जो हवा का रुख है वो इतना तेज है इस समय विनीसियस के सामने कि यहाँ पर डेफिनेटली विनीसियस के फेवर में ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो भैया आपके एल लग जाएंगे। और ये एक छोटा सा काम था जो उनको लगता है कि अपनी जो साख है वो बचानी पड़ेगी। खैर, इसी के बाद यहाँ पर वेलेंसिया ने भी कंफर्म कर दिया कि जो 3 है, और पुलिस ने भी यहाँ पर, अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया कि जो 3 फैंस को यहाँ पर पहचाना गया और उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है स्टेडियम से। साथ ही यहाँ पर स्टेडियम के कुछ पार्शियली बैन कर दिया गया है 5 मैचेस के हिसाब से। और ये भी काफी लोगों ने वेलकम किया है, मैं भी इस चीज को वेलकम करता हूं कि भाई आप यहाँ पर ले रहे हो एक्शन, इवन इफ टिकट दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन वही है ना, भगवान के अगर दे रहे अंधेर नहीं है, आपने एक्शन लिया, अच्छी बात है। इसी के साथ भैया यहाँ पर सबसे पहले ब्राजील की अगर हम यहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह की बात करें, उनके यहाँ पर हायर ऑफिशियल्स की बात करें, तो ब्राजील स्पेन को भैया एक ऑफिशियल लेटर लिखने वाला है और यहाँ पर उनको वार्निंग दे रहा है कि आप अपने घर में जो रेशियल इंसल्ट्स हैं उसको जरा कम करें। और अब ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हो गया, क्योंकि अगर लूला की बात करें, उनका लूला चलता है ब्राजील में, जिसने बोल्सोनारो को हराया था, तो भैया वो भी बढ़िया काम है। और तुमको पता है इसमें ऑलरेडी बहुत हाई प्रोफाइल्स एंटर कर चुकी हैं। साथ ही कल कार्लो एंसेलोटी ने यह भी कंफर्म कर दिया कि रियल मैड्रिड को नहीं छोड़ेगा विनीसियस जूनियर। उसने ये चीज कंफर्म की है कि विनीसियस सैड है, काफी सैड है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। तुम सोच रहे हो कि एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह ये सारे काम कर रहे हैं, ऐसे में फ्लोरेंटिनो पेरेस पे भी बहुत गंदा प्रेशर पड़ रहा है इस समय, और साथ ही पुलिस पे भी। इसी के साथ यहां पर एथलेटिको मैड्रिड के वाले किस्से में जिसने डॉल लटकाई थी, उसमें 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है और उन पे भी यहां पर कहीं ना कहीं केस बनाया जा रहा है। अब इसको लेके काफी लोग खुश भी हैं, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि ये भी मेरा मानना भी है, और जब मैंने इस पे नेट पे देखा तो काफी लोगों का ये मानना है, और हम सब एक थाली के चट्टे बट्टे। उन्होंने कहा कि भैया जब तुम्हारे पास ये केस था तो तुम अभी तक कर क्यों नहीं रहे थे? भाई एथलेटिको मैड्रिड वाला तुमने पहचान लिया, एक दिन के अंदर पहचान लिया, जब इसका मतलब तुम्हारे पास वो पहले से डिटेल्स थी लेकिन तुमने काम नहीं करा। अब अगर हम वेलेंसिया की बात करें तो वेलेंसिया में भी तुम्हारे पास थे, लेकिन तुम यहां पर चीजों को एस्केलेट होने का टाइम ले रहे थे। भाई जो बंदा यहां पर ये चीज कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, याद है मेरे को आज भी, वेलेंसिया का जो स्पोक्स पर्सन था उसने कहा था कि नहीं, हम मंकी नहीं कह रहे थे, हम तो सिली कह रहे थे। हालांकि अब यहां पर कंफर्म हो गया कि क्या चल रहा था वहां पर स्टेडियम में, ये सबको पता चल गया। खैर, इसके रिगार्डिंग ये था यार, मैं कल वीडियो देखी जब विनीसियस रो रहा था, मेरा दिल भरा है भाई, कसम से वहां मेरा दिल भरा है भाई। और तभी मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी लिखा था कि समटाइम्स डिस्टेंस मैटर नहीं करता भाई, वो फील मैटर कर जाती है कि आपको कितना ज्यादा दुख हो रहा है। खैर, इसी के साथ अगर हम थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर, तो ये भी बताया गया है कि भैया यहाँ पर जो पूमा है उसने भी यहाँ पर एक एंटी रेसिज्म का एक मैसेज डाला है कि भैया ये नहीं होना चाहिए। और अब ये कंफर्म नहीं है कि भैया स्पॉन्सरशिप रुकेगी डालेगा कि या नहीं रुकेगी। और साथ ही यहाँ पर नाइक भी भैया विनीसियस जूनियर को अपना फेस बनाना चाहते हैं एंटी रेसिज्म, और यहाँ पर जो एक रेवोल्यूशन है, जो एक प्रोटेस्ट है, जो एक मूवमेंट है, उसका वो फेस बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक बिजनेस टैक्टिक्स है, बट तुमको पता है कि नाइक हमेशा से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है। चाहे हम माइकल जैक्सन के टाइम की बात करें, चाहे हम ब्लैक लाइव्स मैटर वाले उसकी बात करें, वो हमेशा से बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। इसके रिगार्डिंग काफी एक मेरे को ओपिनियन लग रहा था, जो कि मैंने पढ़ा था, तो मेरे को लगा तुम्हारे साथ भाई बिल्कुल शेयर करना चाहिए। एक रैंडम यूजर था ट्विटर पर, उसने ये चीज बहुत सही लिखी थी, फिर बाद में बहुत ज्यादा वायरल हुई और काफी लोग इस चीज पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि भैया सिंपल सा फंडा है, विनीसियस की जो मांगे हैं वो बहुत वाजिब है, क्योंकि देखो तुम वो कहते हैं कि बचा क्यों रहे हो, क्यों बचा रहे हो इनको बचाने का क्या मतलब बनता है? जो स्टेडियम में गाली दे रहे हैं उनको बचाने का क्या मतलब बनता है? क्यों बचा रहे हो इनको बचाने का कोई मतलब नहीं करता। इनको पब्लिकली शेम करो, ठीक है, इनको पब्लिक में डालो। अब इसको मैं थोड़ा रैशनलाइज तरीके से सोचना चाह रहा हूं कि क्या इसका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। देखो, पॉजिटिव ये हो सकता है कि फट जाएगी लोगों की फट जाएगी, मतलब होता है ना, लोगों की सही में फट जाएगी। इट्स लाइक, इसका प्राइम एग्जांपल देता हूं, तुम दारू पीते हो, कुछ ना कुछ तो ऐप करते हो, गंदी हरकत करते होंगे, लेकिन तुम वो चीज अपने परिवार के या फिर किसी और के सामने नहीं करोगे, जिसके सामने तुमको अपनी इमेज बचानी है ना, तुम वो नहीं करोगे, ठीक है। अब मान लो कि तुम हिला रहे हो, जस्ट इमेजिन, लेकिन तुम क्लास में बैठ के हिला रहे हो, तो बात हो जाती है ना फिर, तुम समझ सकते हो तुम, तो वो चीज हो जाता है। लेकिन इसका नेगेटिव काफी लोग ये कहते हैं कि भैया देखो फिर ऐसे हो जाएगा कि जो क्राइम है वो बढ़ने लग जाएगा, और जो लोग हैं वो यहाँ पर जिन्होंने मतलब गाली दी है, जिन्होंने इंसल्ट किया है, वो लॉ से पनिश होने से पहले ही पनिश्ड हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा काउंटर ऑप्शन था। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी अपने व्यूज है, मेरा मतलब कि मेसी और रोनाल्डो की। तो भैया यहाँ पर कल भाई रोनाल्डो का जो गोल था अल नसर में, एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन जो अल नसर और अल शबाब के गेम के जो सबसे बड़े टैक्टिकल जीनियस की बात करें ना, तो वो ये था कि बैक थ्री नहीं है इंटरेस्ट, नहीं मुझे पता है, नहीं है। खैर छोड़ो, तो क्या मतलब है यार अल नसर के गेम से? कौन टैक्टिक्स, क्या टैक्टिक्स आ गया, रोनाल्डो का गोल खत्म बानी।
खैर यहाँ पर अगर हम थोड़ा टेबल की बात करें तो 3 पॉइंट पीछे हैं और अभी भी 1-2 गेम बचा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर भाई 17 साल लगातार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने डोमेस्टिक कैंपेन में 15 से ज्यादा गोल मारे हैं, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। काफी अच्छा सेलिब्रेशन भी था। अगर हम उसकी बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, इट वॉज अ वेरी गुड टू सी, उस पर काफी अच्छा सोशल मीडिया का रिएक्शन भी आया है। इसी के साथ यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की काफी कंबाइंड सी स्टोरी है। तो हाल ही में पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। कल यार मैं बाहर गया हुआ था, जब मैं रात को स्क्रिप्ट बनाने लिख रहा था, जब मैं आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था, तो आई वाज थिंकिंग मेसी बार्सिलोना में क्या फॉल आउट हो गया भाई। मेसी अल हिलाल, मेसी सऊदी, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं कहीं ऐसा क्या हो गया। जब मैंने मेसी और बार्सिलोना को थोड़ा पर्टिकुलरली फनल डाउन करके थोड़ा खंगाला, तो मेरे को लास्ट में पता चलता है कि भैया जावी का एक इंटरव्यू आया था जहां पर उसने ये चीज कही थी कि देखो मेसी और बार्सिलोना की चीजें अभी भी हवा में है। उसने ये चीज तो माना कि मैं चाहता हूं कि मेसी वापस से आए और मेसी बार्सिलोना आना चाहिए और बार्सिलोना उसको लेके आने के लिए हर चीज कर रही है, लेकिन उसने फिर भी एक कंफर्म कर दिया कि ये भी अभी भी मेसी के हाथ में ही है और चीजें किधर से इधर भी जा सकती हैं। उसके बाद कोई हरकत नहीं हुई है। अब अगर हम यहां पर एल मुंडो की बात करें तो उन्होंने जो चीज पहले क्लेम करी थी वो अभी भी उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि मेसी ने यहां पर अल हिलाल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, डिस्पाइट अब उन्होंने अपडेट ये कर दिया है कि जो फादर हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन मेसी के जो क्लैन है, जो अंदर की बात है वो ये है कि भैया उसने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है और वो अल हिलाल को ज्वाइन करेगा। खैर रोनाल्डो इसमें कहां करता है, क्योंकि यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग इसी अल मुंडो ने सेम डे ये रिपोर्ट डाल दी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर को छोड़ना चाहता है। और ऐसे में यहां पर इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भैया रोनाल्डो को लगता है कि अल नसर में जो लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है स्पेनिश सऊदी में, वो फार फ्रॉम मॉडर्न है, वो फार फ्रॉम रियलिटी है, जो कि स्पेनिश अगर मैनचेस्टर इन सब की बात करें जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रह चुके हैं। तो रोनाल्डो के छोड़ने के हमको 2-3 रीजन मिल चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर उसके कैंपेन की, उसके यूरोपियन एम्बिशंस की, उसके यूरोपियन, अगर हम यहाँ पर चैंपियंस लीग की बात करें उसके एम्बिशंस की, और यहाँ पर अब हम रियलिटी यानी कि लाइफस्टाइल की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम बात करें तो बाकी रिपोर्ट्स को जो मैंने थोड़ा खंगाला तो वहाँ पर पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी भी भैया बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अगर उसको अल नसर छोड़ना है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि रोनाल्डो सही में ही पापड़ बेलना भी चाहता है कि नहीं बेलना चाहता। मैंने तुमको बताया था बायर्न बिजनेसमैन, उस पर अभी भी हल्ला कट रहा है। न्यूकासल को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज बताया जा रहा है, उस पर भी हल्ला कट रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग में एक होम कमिंग भी दिखती हुई दिख रही है, उस पर भी एक हल्ला कट रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल यहाँ पर अभी भी लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से सऊदी आने वाले टाइम में ट्रांसफर मार्केट में हरकत करेगा, रोनाल्डो का मूव उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। रही बात लियोनेल मेसी की, तो वहां पर भी लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया अभी तो यहां पर बारसा ही फ्रंट रनर है। खैर इसी के साथ एक अच्छी खबर यह आती है, अच्छी नहीं इंटरेस्टिंग है, कि भैया बायर्न म्यूनिख यहां पर अपने स्ट्राइकर की लिस्ट में अब यूलियन अल्वारेस को भी ऐड कर रही है। और इसके पीछे जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि जो उन्होंने हवाला दे रहे हैं जिस रीजन का, तो वो कहते हैं कि देखो यार मैनचेस्टर सिटी में अर्लिंग हालैंड इज सुपरस्टार, लेकिन सुपरस्टार तो अल्वारेस भी है। बट द फैक्ट कि यूलियन अल्वारेस को गैब्रियो हेसूस जैसा बनाया जा रहा है और जो कि उसको मान्य नहीं है। खैर ये रिपोर्ट का है। अगर मैं तुमको रियलिटी बताऊं तो यहां पर ये चीज बायर्न को ही पता है कि देखो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है, तो पैसा तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि यूलियन अल्वारेस पेप गार्डियोला की पसंद है, तो गार्डियोला उसको जाने नहीं देगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हालैंड और गार्डियोला दोनों का फ्यूचर मैनचेस्टर सिटी में ही है। अब इवन दो यहां पर अल्वारेस को यहां पर रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर यूलियन अल्वारेस अभी फिलहाल इस चीज के लिए खुश है, इस चीज से ज्यादा यहां पर खिसियाया हुआ नहीं है। तुमको फन फैक्ट बताऊं, शायद से गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है यूलियन अल्वारेस एक्चुअली में शायद से यहां पर हालैंड से बड़ा है उम्र में। यूलियन अल्वारेस हालैंड से बड़ा है, कहा नहीं है यहाँ पे कहीं भी। तुम सोच रहे हो कि हालैंड का बड़ा है, वो पता नहीं, मेरा है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अपने सेकंड लास्ट अपडेट की, तो भैया पीएसजी यहाँ पर सेंटोस ब्राजीलियन साइड उसको खरीदने के में इंटरेस्टेड है। तुमको पता है ऐसे सिटी फुटबॉल ग्रुप की बात करें, या फिर अगर हम यहाँ पर आरबी की बात करें, इनकी आरबी की बात करें, यहाँ पर रेडबुल की बात करें, रेडबुल साल्जबर्ग, रेडबुल लाइप्जिग उधर भी होती हैं। इधर अगर सिटी फुटबॉल ग्रुप की बात करें तो मुंबई सिटी हो गई, इंटर सिटी हो गई, लखनऊ सिटी हो गई, और लखनऊ सिटी पुणे सिटी सुपर जायंट्स हो गई, और यहाँ पर इंटरसिटी में मतलब तो समझ गया ना तुम, वो वही है। ऐसा ही है कि पीएसजी भी खरीदना चाहती है। पीएसजी ने हाल ही में यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे हम पोर्चुगल लीग में ब्रागा की बात करें 30% इन्वेस्टमेंट ले रखी है। इसके साथ यहाँ पर स्पेनिश थर्ड टियर मालागा टीम को ले रखा है, अब सेंटोस पे जा रहे हैं, अब पीएसजी का बेड़ा कर रखा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी थोड़ा थोड़ा मुंह मार रहे हैं, तो उसका हिसाब सा बनता हुआ दिख रहा है। खैर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड में यहाँ पर किम मिन जे के लिए इस समय फ्रंट रनर बनती हुई दिख रही है। 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो कि सिर्फ 2 हफ्ते तक रहेगा, जुलाई के पहले 2 हफ्ते में। ऐसे में यहाँ पर स्पर्स भी छोड़ महीने यूनाइटेड ही है फ्रंट रनर मान के चलो। अब
चाहते हैं कि इस पे मेरे को लगता है कि स्पेलिटी अगर नेपोली छोड़ देगा तो किम मिन-जे आ जाएगा। नेमार को रिगार्डिंग भैया अभी हाल ही में लेक ने जितनी भी रिपोर्ट डाली थी, तो इस समय अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो लेक को यहाँ पर नकार रहे हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। लोग कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल अंडर करंट ओनर्स। अगर ओनर चेंज हो गया तो मामला पलट जाएगा। तो कल के एपिसोड में नेमार पे जो डिस्कस किया था, तुम उसको 90% अगर ओपिनियन के हिसाब से, तो मेरा तो एक्यूरेट रहेगा। मैं आज भी अपना ओपिनियन उसके रिगार्डिंग चेंज नहीं करने वाला।